नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफी सीरीज़ का ये अपना थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं और आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं ग्लोब के बारे में और अक्षांश क्या होता है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, टाइम जोन वगैरह क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करें अपना लेक्चर। हाँ जी, शुरू करते हैं फिर। शुभ काम में देरी कैसी। तो सबसे पहले आपको पता है किसी को कि देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है। देखिए, हमने पहले वाले चैप्टर में देख लिया था कि पृथ्वी अपनी गोलाकार नहीं है। किस प्रकार ही है? जियोइड है, भूभाव है अपनी पृथ्वी, क्योंकि ये ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में थोड़ी बीच में से उभरी हुई है। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं कैसे, जैसे कि सेब होती है ना, एप्पल, वैसे ही उस प्रकार की ये होती है। और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब मतलब ये देखिए, ये है अपना ग्लोब। ग्लोब मतलब पृथ्वी का ये प्रतिरूप होता है, छोटा सा एक, है ना। ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इसमें हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, फिर पृथ्वी के जैसे अपने यहाँ जो पृथ्वी अपनी घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष क्या होता है? ये देखिए, ये है अक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो वो अक्ष जो है, जैसे मान लो आप ये कोई एक आप कोई बॉल मान लो, उसमें सुई डालकर और फिर उसे घुमाते हो, तो वो जहाँ वो सुई डली होती है ना, वो होता है उसका अक्ष, है ना। अपने अक्ष पर वो घूमती है, परंतु पृथ्वी में ऐसा कोई सुई डाली भी नहीं है। वो सिर्फ काल्पनिक हमने माना हुआ कि हाँ, ये इसका अक्ष है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, इस प्रकार से हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। देखिए, ये यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है, तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। पर पृथ्वी में वास्तव में ऐसी कोई सुई बीच में से होकर गुजरती नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई सुई होती होगी, है ना। और ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जिसे वो क्या है? काल्पनिक रेखा, जिसे हम मानते हैं। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, और वो काल्पनिक रेखा कौन सी है? विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, है ना, या इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक ही बात है ना। कहीं आप लोगों को लगे कि सर आप तो विषुवत रेखा बता रहे हो, विषुवत वृत्त बता रहे हो, अब ये भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा कहाँ से आ गई, है ना। तो ये भी ये सब रेखाएं जो है ना, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब क्या है? ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि अगर ये काल्पनिक रेखाएं नहीं खींचेंगे तो हम पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता किस प्रकार से लगाएंगे, है ना। तो पृथ्वी के उत्तर में जो आधा भाग स्थित है उसे उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाला है उसे क्या कहते हैं? हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना, और ये हो गया 0 डिग्री पे विषुवत वृत्त, मतलब ये एकदम आधे आधे में बांटती है, आधा ऊपर है, आधी पृथ्वी नीचे है। तो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया विषुवत वृत्त के, ये 0 डिग्री है ना। इससे ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया भाई? उत्तरी गोलार्ध हो गया ना, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाला क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आई आपको बात? ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु ये होता है। देखिए, वृत्त आपको पता लग रहा है ना, ये वाला आप यहाँ पर देखिए, पृथ्वी है, इसका चारों ओर ये 0 डिग्री घूम रही है, तो ये क्या होगा? वृत्त हो गया, है ना। तो विषुवत वृत्त है। वो किसी स्थान का पता लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितने डिग्री अक्षांश पे है, और एग्जैक्ट पता होने के लिए आपको उसका देशांतर भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अक्षांश जो होते हैं उन्हें हम अंश में माप लेते हैं कि कितने अंश वो है ना। तो विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त कितने को दर्शाता है? 0 अंश को दर्शाता है, यानी 0 डिग्री को ये दर्शाता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। दोनों ध्रुव चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है ना। अतः इसका माप होगा कितना? 360 डिग्री टोटल होता है, तो इसका माप क्या हो जाएगा? 90 डिग्री अक्षांश इसका हो जाएगा, है ना। तो जब हम ऊपर तक मापते हैं ना ऐसे, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर जाता है, 90 डिग्री नीचे आता है, तो 90 डिग्री तक इनका होता है, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कह दिया। हाँ, तो इसके ऊपर की देखिए, विषुवत आगे, इसके ऊपर की जो भी रेखाएं आएंगी उत्तरी अक्षांश, इसके धीरे नीचे वाली जितने भी आ गई वो क्या हो गई? दक्षिणी अक्षांश वो हो जाती है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखते हैं हम। जैसे
10 डिग्री, अब 10 डिग्री तो अक्षांश है, मगर कौन सा? उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो पता लगता ना। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर माने तो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है और ब्राज़ील का जो बेलो होरिजेंटो है, वो दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर ही स्थित हैं। यानी महाराष्ट्र में अपना चंद्रपुर है, ठीक है, और ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका में देश है, वहाँ पर एक बेलो होरिजेंटो नाम की जगह है, वो दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे ही उपस्थित है। मगर कौन सा 20 डिग्री? अपना जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और जो होरिजेंटो है वो कहाँ है? बेलो होरिजेंटो, वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो सिर्फ आपको अक्षांश का डिग्री पता होना जरूरी नहीं है, वो उत्तरी है कि दक्षिणी है इस बात से भी पता लगता है ना। और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए ये ऐसा कैसा सेंटेंस बन सकता है आपके एग्जाम में, कैसा उसका अक्षांशों का मान जो है वो विषुवत से दूर से जाने पर आकार किस प्रकार से घटता जाता है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी अपनी है ना, चपटी गोल है ना ऐसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा होगा, बीच में से उभरी हुई है, और यहाँ पर ऊपर जो है वो चपटी है। तो यहाँ वाला ध्रुव जो है, देखिए यहाँ पर छोटा सा ही है ना। देखिए मैं नया पेज लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। अपनी पृथ्वी कैसी है? अपनी पृथ्वी है ऐसी, है ना, भूभाग। इतनी खैर वैसे नहीं है, पर आप ऐसे मान सकते हो। साफ कर लूँ एक बार, बता दो दोबारा। इस प्रकार से आप इसे मान सकते हैं, है ना। तो ये अपना उत्तरी ध्रुव है, ये अपना दक्षिणी ध्रुव है, बीच में क्या आ गया? 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त। और ये ऐसा चक्कर इसके लगाएगी क्योंकि पृथ्वी है, तो ये पूरा विषुवत वृत्त होगा। तो इसके ऊपर वाला कितना होगा? इससे छोटा होगा। इससे ऊपर वाला किससे होगा? इससे छोटा होगा। इससे ऊपर वाला कितना होगा? इससे छोटा। और जो 90 डिग्री वाला होगा वो तो छोटा सा होगा। तो जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं, जो अक्षांशों का जो मान है वो घटता जाता है। इसका आकार जो है वृत्तों का वो घटता जाता है। देखिए अगर ये ऐसा कैसा सेंटेंस बन जाए कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में जाने पर मान जो है वो बढ़ता या घटता जाता है अक्षांशों का, तो वो आप सेंटेंस गलत नहीं, उसको सही मानना है, ठीक है ना। देखिए जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते जाते हैं, दूर मतलब आप उत्तर में जाओ या दक्षिण में जाओ, उससे क्या होगा? अक्षांशों का आकार घटता ही जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ एक बार, एक मिनट। हाँ जी, ये जूम कर आपको दिखा दूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको दिया हुआ है, ये 0 डिग्री अक्षांश दिया हुआ है आपको, ठीक है। पेन चेंज कर लूँ मैं ताकि आपको ठीक से पता लग जाए। ये देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पर दिया हुआ है। फिर क्या है? 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। ये क्या है? उत्तरी में आएगा कर्क रेखा और दक्षिणी में क्या आएगा? मकर रेखा, ठीक है। फिर ये जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण है, उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर का तापमान जो है वो उष्ण बना रहता है, इसलिए इसे कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। फिर 23.5 से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी हो या दक्षिणी हो, उसे कहते हैं हम कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। फिर 66.5 से ऊपर वाला जो है उसे कहते हैं हम उत्तरी शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्यों कहते हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है और वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शीत वहाँ की स्थिति बनी होती है, इसलिए वो उसे कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। और इसे फिर दक्षिणी है तो दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पर आते हैं 90 डिग्री, है ना। ये समझ लिया आपने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश और अपने कटिबंध हैं, ये आपको आगे काम आएंगे जब जब हम ज्योग्राफी में देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब भी। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे वापस हम सही कर देते हैं, ठीक है। अब आगे चलें हम लोग। फिर देखें, अब महत्वपूर्ण अक्षांश अगर हम देख लें, महत्वपूर्ण अक्षांश अगर हम देख लें, हाँ जी, तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री है, उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री पे है। ये देखिए उत्तरी ध्रुव यहाँ पे 90 डिग्री पे है, दक्षिणी ध्रुव नीचे 90 डिग्री पे आएगा। इसके अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी हैं, वो कौन कौन सी हैं? आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? चलो जी, ऐसे चल लेते हैं, अपना क्या है। ये कौन कौन सी है?
उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। फिर 66.5 डिग्री पे आ जाता है अपना 66 डिग्री उत्तर में आता है उत्तरी ध्रुव व्रत, और दक्षिण में आ जाता है दक्षिणी ध्रुव व्रत, है ना। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर बता दूं, नया पेज ले लूं, नया पेज ले लेता हूँ। देखिए ये अपनी पृथ्वी बना ली हमने, बड़ी सी पृथ्वी बना लेते हैं, तभी समझ में आएगा आपको। ये 0 डिग्री विषुवत व्रत, कौन सा व्रत? विषुवत व्रत। अब इसका 23.5 डिग्री दक्षिण में और 23.5 डिग्री उत्तर में। उत्तर और दक्षिण तो आपको दिशा पता ही होगा ना, ये उत्तर है ये दक्षिण है। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर और ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ये है कर्क रेखा और ये कौन सी है? मकर रेखा। फिर इससे आगे 66.5 डिग्री पर क्या आ जाएगा? विषुवत, ये क्या अपना दक्षिणी ध्रुव व्रत आ जाता है, दक्षिणी ध्रुव व्रत। और यहां पर 66.5 डिग्री पे क्या आ जाएगा? उत्तरी ध्रुव व्रत आ जाता है। और 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव आ जाता है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव, है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। समझ में आ गया आपका? यही वो समझाना आपको चाह रहा है, ठीक है। अब चल ले पीछे, हाँ जी, अब चल लेते हैं पीछे, यहाँ हम देख लेते हैं। अब देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध, है ना, ताप कटिबंध हमने देख लिया, कौन सा देख लिया। देखिए कर्क रेखा और अपना, देखिए मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये विषुवत व्रत है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। ये कौन सा हो गया? ये हो गया उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों है? क्योंकि यहाँ तापमान जो है वर्ष भर ऊंचा बना रहता है, इसलिए उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार, मतलब दोनों रेखाओं में एक बार जो है सिर के ठीक ऊपर होता ही होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी सूर्य जो है ना, सूर्य वो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इससे नीचे जो है सूर्य नहीं जाता है और इससे ऊपर सूर्य नहीं जाएगा। सूर्य कहाँ तक रहेगा? इन्हीं उष्ण कटिबंध क्षेत्र में रहता है। मकर रेखा, सॉरी ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य रहता है। ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा बन गया था एक बार यूपीएससी में कि सूर्य जो है वो उत्तर मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा से ऊपर नहीं जाता है। तो हाँ, वो नहीं जाता है, ठीक है ना। इसलिए वर्ष में एक ना एक बार यहाँ पर सूर्य जो है सर के ऊपर होता है और एक बार यहाँ पर सर के ऊपर रहता है ना। 21 जून को यहाँ पर एक बार जो है सूर्य रहता है सर के ऊपर, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, उसके बाद आता है कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। देखिए ऐसा सेंटेंस उठा के आपको पूछ लेगा। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ये कैसा होगा समझाऊं? नया एक बार पेज ले लेते हैं हम। आजा यार, हाँ जी, देखिए ये हम बड़ी सी पृथ्वी बना लेते हैं कि ये अपने विषुवत व्रत हो गया, ये अपनी मकर रेखा हो गई, ये अपनी कर्क रेखा हो गई, और ये होगी 66 डिग्री। सेम नीचे होगा, ठीक है ना। होता क्या है, सूर्य जो होता है, ये मान लो अपना सूर्य भगवान हो गया, हाँ जी, ये सूर्य दे रहा है आग, बता रहा ना, हमें धूप दे रहा है ऊष्मा। तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? यहाँ, और जहाँ सीधी किरणें पड़ती है वहाँ पर क्या होगा? तापमान अधिक होगा। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएगी। इसलिए ये जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण जो है ना, एक बार पेन चेंज कर लूँ मैं ताकि आपको पता लगता रहे। ये 23.5 डिग्री दक्षिण और उत्तर, इससे आगे सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं जाता है। तो ये 66 डिग्री है। अब होता क्या है, 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के बीच में
तापमान मध्यम बना रहता है। क्यों बना रहता है मध्यम? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती है तिरछी, सीधी नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान मध्यम बना रहता है। इसलिए इसे हम कह देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। सेम यही यहाँ भी होगा, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ तो है शीतोष्ण कटिबंध। समझ रहे बात आप? समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलें वापस पीछे। ठीक है, तो यही ये बता रहा आपको कि उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम बना रहता है। दोनों में सेम चीज़ें अप्लाई होगी, जिसने जैसा मैंने ऊपर बताया सेम वैसा नीचे। ठीक है, फिर इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम? शीतोष्ण कटिबंध इसे हम कह देते हैं। फिर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और वृत्त और दक्षिणी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव में, देखिए उत्तरी गोलार्ध में हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में हमेशा ठंड रहती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य कभी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर आ ही नहीं पाता है ना? क्षितिज से ऊपर वहाँ पर आता ही नहीं है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। ये किस प्रकार से होता है, क्या होता है, मौसम परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ क्षितिज से ऊपर नहीं आता है, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध होता है। शीत कटिबंध इसलिए कहते हैं। आगे चलें, एक बार बता दो आपको, पेज ले लेते हैं एक नया। हाँ, तो देखिए हमने उस टाइम पे डिस्कस कर लिया था उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं, ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त, ये अपनी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये अपनी मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री क्या आ गई अपनी? अब आ गया विषुवत अपना उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री है। ये 66.5 डिग्री है। पेन चेंज कर लें। ये जो क्षेत्र है 66.5 से लेके ये 90 डिग्री वाला क्षेत्र जो है, ये 90 डिग्री वाला क्षेत्र जो है, ये तो हो गया क्या अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, ये है अपना दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये है अपना उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें क्षितिज से ऊपर कभी सूर्य आता ही नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा ठंड ही बनी रहती है। कभी आपने डिस्कवरी चैनल पर ज्योग्राफी, नेट ज्योग्राफी वगैरह पे जो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है। ध्रुवीय भालू के बारे में आपने सुना है ना, पेंगुइन्स के बारे में। पेंगुइन कहाँ रहते हैं? दक्षिणी ध्रुव में। और उत्तरी ध्रुव में क्या रहते हैं? ध्रुवीय भालू, पोलर बेयर्स, है ना। तो वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर हमेशा ठंडा मौसम रहता है, इसलिए इसे कह देते हैं हम शीत कटिबंध। इसलिए इसे हम कह देते हैं शीत कटिबंध। तो आपको समझ में आ गया? सारी चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं आई? देखिए ये अपना हो गया ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा वाला क्षेत्र जो है, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण वाला। इसको क्या कह देते हैं हम? क्या कह देंगे? बताओ। उष्ण कटिबंध। यहाँ समझ लो अच्छे से बात, उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है 23.5 से लेके 66.5 के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर मतलब प्रकाश तो आता है, परंतु होता क्या है कि सूर्य कभी सर के ऊपर नहीं आता है और सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर मध्यम जो है आप तापमान कह सकते हैं, इसलिए ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। सब कुछ समझ में आ गया आपको? चले अपनी स्लाइड की ओर वापस। ठीक है, यही ये समझाना आपको चाह रहा है। ये हमने देख लिया क्या कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अब हम अगर देखें कि देशांतर, अगर हमें कहीं किसी स्थान का पता लगाने की जरूरत है तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि उसका देशांतर क्या है। अगर सिर्फ हमको अक्षांश बता दे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। कैसे नहीं लगा पाएंगे बताते हैं अभी, सॉरी अभी बता देते हैं आपको कैसे नहीं पता लगा पाओगे आप। हाँ जी, देखिए ये अपनी है पृथ्वी, हो गई पृथ्वी अपनी। पेन चेंज करें? हाँ जी, पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई। अब पृथ्वी पर आपको कोई आदमी ये बोल दे कि मैं 20 डिग्री अक्षांश पर बैठा हूँ, ये मान लो 20 डिग्री अक्षांश है। अब 20 डिग्री अक्षांश कौन सा? पहले तो बोल दे चलो उत्तर में, आपको बता दिया 20 डिग्री उत्तर में वो बैठा हुआ है। अब 20 डिग्री तो यहाँ भी उत्तर में 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है। समझ रहे बात? अब यहाँ भी 20 डिग्री है और
यहाँ भी 20 डिग्री है। तो कौन सा 20 डिग्री कहाँ बैठा है उसका आप पता कैसे लगाओगे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप कैसे पता लगाओगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? देशांतर रेखाएं। और ये देशांतर रेखाएं कौन सी चिड़िया का नाम है? जिस प्रकार से ये क्षैतिज रेखाएं होती है उसी प्रकार से कुछ वर्टिकल रेखाएं भी काल्पनिक खींची जाती है और उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं, है ना? ये हमने देख लिया। तो अब देशांतर रेखाओं के बारे में हम जान लेते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के साथ साथ हमें कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है। दोनों द्वीप जो है वो एक ही अक्षांश पर हैं। कौन सा? टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर का और मॉरिशस द्वीप किसका? हिंद महासागर का। दोनों एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित हैं। ठीक है ना? अब उन दोनों को पता कैसे लगाएंगे कि हाँ जी टोंगा जाना है तो कैसे जाएंगे, और अगर हमें मॉरिशस जाना है तो कैसे जाएंगे? पानी पी लो एक बार। तो एग्जैक्ट मॉरिशस पहुंचने के लिए हमें किसकी पता होना चाहिए? अक्षांश के साथ साथ देशांतर का भी पता होना चाहिए। अब उनकी स्थिति की सही स्थिति जानने के लिए हम क्या करेंगे? उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली एक संदर्भ रेखा खींचेंगे हम। रेखा से पूर्व या पश्चिम की और इन स्थानों की दूरी कितनी है ये हम देख लेंगे, है ना? जैसे ये एक बार मैं क्लियर कर दूं। हाँ जी, हाँ जी, देखिए ये अपनी पृथ्वी हो गई। ठीक है, अब ये तो अक्षांश हो गया सीधा सीधा, पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली ऐसी कुछ रेखाएं भी हम खींचते हैं। ऐसी कुछ रेखाएं भी हम खींचते हैं, तभी तो हम एग्जैक्ट पता लगा पाएंगे कि हाँ देखिए ये वाला और ये वाली पोजीशन, कुछ पोजीशन का पता होगा तभी तो हम वो वाली बात बता पाएंगे। फिर वो एक किसी चीज़ को हम उसको 0 डिग्री मान लेंगे, मीन जो है वो मान लेंगे याम्योत्तर, उसके बाद में आगे पीछे इधर हो जाएगी तो पूर्वी गोलार्ध, इधर हो जाएगा तो पश्चिमी गोलार्ध। इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर याम्योत्तर कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों के माप में मापा जाता है। तो इनके बीच की दूरी है ना, ये देखो इनके बीच की दूरी, ये दूरी जो है ना, ये दूरी, ये वो इनके अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित कर दिया जाता है। इनके बीच में कितने मिनट का अंतर है, यानी जैसे 30 डिग्री 45 मिनट पे है कोई, है ना, फिर एक है 30 डिग्री 46 मिनट पे कोई एक जगह कोई स्थान है, तो ये मिनट हो गया। मिनट को फिर सेकंड में बदल देते हैं और कितने मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो आपको पता ही है ये। ठीक है, ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिल जाते हैं। ये वाली चीज आपको समझ में नहीं आएगी क्या? ये अर्धवृत्त हैं। तो एक नया पेज ले लेते हैं, फिर उसमें समझाता हूँ आपको। देखिए पहले तो ये पृथ्वी हम ले लेते हैं अपनी, ये अपनी धरती माता होगी, ये लो जी, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये अब हमने देखो वो तो पढ़ ही लिया है क्या, अक्षांश। अब यहाँ पर हम समझेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ देशांतर। तो देशांतर रेखाएं किस प्रकार से खींची होती है? इस प्रकार से खींची होती है। ये क्या होती है? ये अर्धवृत्त होती हैं। देखिए हमने अक्षांश देखा था तो वो वृत्त होती है पूरी, इस प्रकार से वो इसके पीछे से भी घूम के आती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप बात? 0 डिग्री अक्षांश है ना, तो एक ग्लोब है तो वो पूरी उसके घूम के आती है, तो वो तो वृत्त होती है, मगर ये अर्धवृत्तीय है। ये यहाँ से यहाँ तक ये मिलाती है। और इसमें और क्या लिखा है कि ध्रुवों के पास जाने पर इनकी दूरी कम होती जाती है ना। यहाँ पर सारी एक जगह मिली हुई होती है, सारी की सारी एक जगह मिली होती है, फिर यहाँ से जाएंगी तो विषुववृत्त वृत्त तक इनकी दूरी बढ़ेगी, फिर वापस धीरे धीरे इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो ऐसा अगर सेंटेंस बन जाए तो वो सेंटेंस सही होगा। और विषुववृत्त जो रेखा है उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, परंतु इसमें क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका आकार जो है वो छोटा होता जाएगा। यहाँ वाला होगा तो बड़ा होगा, यहाँ वाला होगा तो और बड़ा होगा। समझ रहे बात आप? ठीक है, चले वापस अपने पीछे स्लाइड पे। हाँ जी, तो ये यहाँ तक समझ लिया आपने, सॉरी यहाँ तक हमने समझ लिया। फिर अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। हम देखना अभी बताया आपको, अक्षांश वाली की छोटी होती जाती है, ये बड़ी है, फिर इससे छोटी है, फिर इससे छोटी है, फिर इससे छोटी है, और लास्ट वाली तो छोटी सी है एकदम।
परंतु इन सब की लंबाई तो बराबर होती है, परंतु इनके बीच की चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है। देख सकते हैं ना आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकदम कम दूरी है, फिर यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा दूरी है, फिर यहाँ पर आते आते एकदम कम दूरी है ना। उत्तरी ध्रुव पर देखिए सारी जगह एक जगह मिल रही है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन इनको था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला थी, है ना, ग्रीनिच एक जगह है ब्रिटेन में जहां पर ब्रिटिश राज की वेधशाला हुआ करती थी, वहां से जो गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा थी उसको हमने मान लिया क्या 0 डिग्री, और उससे पूर्व वालों को पूर्वी और उससे पश्चिम वालों को पश्चिमी याम्योत्तर हमने कह दिया। तो 0 डिग्री जो है वो क्या हो गई अपनी प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री, और ये कहाँ पर है ग्रीनविच से होके, ग्रीनिच या ग्रीनविच से होके गुजरती है, जो कहाँ है ब्रिटेन में। एक बार पूरा आपको साफ करके बता दूं, ये अपनी हो गई पृथ्वी, ये इसको मान लिया 0 डिग्री यानी प्रधान याम्योत्तर, और ये कहाँ से ब्रिटेन के ग्रीनविच से होके गुजरती है। अब इसके जो पूर्व वाली हो गई ये क्या हो गई, इसके जो पूर्व वाली हो गई ये क्या हो गई पूर्वी देशांतर इन्हें कह देंगे, और इनके पश्चिम में जो आएगी वो पश्चिमी देशांतर, ये क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध। ये सारा का सारा क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध हो गया। या आप चित्र बनाते चलना अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना पश्चिमी गोलार्ध, ये क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध, समझ आया आपको। और अक्षांश देखे थे जब देखे थे तो हमने क्या था, ये था उत्तरी गोलार्ध और ये था दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया आपको। आगे चलें कि नहीं चलें, ठीक है। इस याम्योत्तर को हमने प्रमुख याम्योत्तर या प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर का इसको नाम दे दिया। और यहाँ से 180 डिग्री पूर्व में, 180 डिग्री पूर्व में, ये अगर 0 है तो 1 2 3 4 करके ऐसे 180 डिग्री पूर्व में, और 180 डिग्री ऐसे 1 2 3 4 करके पश्चिम में इसके हमारे इन्होंने रेखाएं ऐसे खींच दी काल्पनिक, ठीक है। और इनको पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, इसमें इनको बांट दिया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्वी गोलार्ध देखिए ऐसे पू लगा देते हैं ना, तो पूर्वी और पश्चिमी के आगे ऐसा पश्चिमी लगा देते हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी उसके आगे हम लगा देते हैं। देखिए ये वाली एक चीज़ है कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी दोनों एक ही रेखा है, समझ रहे हो ना आप। तो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही है। अगर आपको कहीं पूछे तो इसका मतलब ये बात सही है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखाएं हैं, क्योंकि वो घूम के वापस वहीं आ जाती है। ठीक है जी, आगे चलें। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये देखिए ये ग्रिड बन गई है, देख लिया इस ग्रिड को हमने। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। कि नहीं लगा सकते हैं? आपको बता दें 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे नया पेज लेके समझाता हूँ आपको कोई कहते हैं कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ आ जा भाई, है पार्टी करनी है तो यहाँ आ जा। अब आप पार्टी करने वहाँ पर जाओगे तो आप क्या देखोगे, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश देख लिया हम कि भैया ये 0 डिग्री अपना हो गया और ये 20 डिग्री हमने बनाया उत्तरी अक्षांश हो गया जी 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर देख लोगे। ये यहाँ पर मान लो ग्रीनविच है और यहाँ 0 डिग्री है, तो आप क्या कर लोगे, मान लो यहाँ हो गया 20 डिग्री, तो ये वाली रेखा, ये वाली जगह होगी आपकी पार्टी की। अब यहाँ जाओगे आप क्या करने, न्यू ईयर की पार्टी करने आप यहाँ पे चले जाओगे। तो आप आराम से आप किसी स्थान का पता लगा पा सक रहे हैं कि ना पा सक रहे हैं, पा सक रहे हैं। चलें पीछे अपनी साइड पे वापस चलते हैं, ठीक है जी, पता लग गया आपको। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, असम में ढुबरी जो है ना वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो अब जैसे हमें दोनों अक्षांश और देशांतर बता देंगे, हम पहुंच जाएंगे उस जगह पे पार्टी करने, पहुंच जाएंगे कि नहीं। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, जैसे अभी मैंने पिछले वाले अभी आपको स्लाइड में काट के बता दिया पार्टी की जगह, ठीक है। इसको समझने के लिए कागज पर दूरी वाले क्षैतिज बनाए, हमने सब बना लिया है, ठीक है। चलें आगे, अब आगे चल लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, ओहो, हाँ जी, ये देखिए ये है अलग अलग टाइम जोन, ये दुनिया के अलग अलग टाइम जोन में। अगर इसको एक बार आप कहो, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे जूम कर लूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए।
ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि टाइम जोन जो है वो निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि किसी किसी देश का विस्तार जो है वो बहुत सारे देशांतर में होता है ना। मान लो कोई देश ऐसा इतना लंबा चौड़ा फैला पड़ा है, तो उसका देश का टाइम है ना, हम सिर्फ एक नहीं मान सकते ना, क्योंकि अगर हम यहाँ टाइम मान लिया तो ये वाले अगर बहुत दूर फैला हुआ तो आगे पीछे हो जाएगा ना। जैसे अगर हम भारत के पूर्वी भाग और भारत के पश्चिमी भाग को अगर दोनों को देखें तो 2 घंटे का फ़र्क है टाइम में। यानी अगर हमारे यहाँ 10 बज रहे होंगे ना, तो वहाँ पर कितने बज रहे होंगे ऑलरेडी, हमसे 2 घंटे वो आगे होंगे, क्योंकि पहले सूरज कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है ना, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। तो देखिए यूएसए में कितने सारे टाइम जोन है, और सबसे ज़्यादा तो रशिया में टाइम जोन है। देखिए ये जो आपको दिखा रखे ना, ये टाइम जोन है, विश्व के समय क्षेत्र मतलब टाइम जोन ये है। किस देश में कितने टाइम जोन है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझ लीजिए टाइम जोन ऐसे कुछ चीज़ है। अपने यहाँ भी टाइम जोन है, क्या है, किस चिड़िया का नाम है वो देखेंगे आगे, ठीक है। इसको सही कर दें, वापस अपनी पोजीशन में लाते हैं इसे। अब आगे बढ़ जाएं, आपके आगे हो तो चलो बढ़ ही जाते हैं। अब देख लेते हैं देशांतर और समय की गणना देशांतर से कैसे की जाती है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। पुराने ज़माने में कैसे करते थे भाई, इन ग्रहों की गति से ही तो पता लगाते थे पहले कि छाया कितनी दूर पड़ी है, यहाँ से गया तो यहाँ 1 पहर हो गई है, फिर 2 पहर हो गई है, फिर 3 पहर हो गई, इस प्रकार से पहरे नापते थे ना पहले। हाँ, फिर सूर्यास्त एवं सूर्योदय प्रतिदिन होता है भाई, रोज दिन उगता है रात होती है, अतः स्वाभाविक है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पहले ऐसे तो लगाते थे, अपने दादाजी वगैरह को पूछना आप, ठीक है। जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है परछाई। क्यों होती है भाई, सूर्य दोपहर में सूर्य जो है अपने सर पे होता है। ओहो कैसे नहीं लिखा जा रहा, हाँ जी, सूर्य भगवान जो है ना दोपहर में कहाँ होते हैं, ये हम है, ये जी, ये हमारे सर पे हैं, तो परछाई कहाँ होंगी, सबसे छोटी बनेगी। और मान लो सुबह होंगे सूर्य भगवान कहाँ, यहाँ। अब सूर्य भगवान की परछाई यहाँ पड़ेगी तो छाया किधर बनेगी, इधर बनेगी ना, यहाँ आपकी छाया बन जाएगी, तो सबसे बड़ी इधर बनेगी। और अगर सूर्य भगवान यहाँ चले जाएंगे तो छाया कहाँ बनेगी, यहाँ बन जाएगी ना। तो इस प्रकार से आपकी छाया बन जाती है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं हम कहाँ गए थे हम लोग। और ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, पेज लूँ दूसरा, ये अपनी पृथ्वी माता, ये 0 डिग्री ग्रीनविच। अब मान लो सूर्य भगवान अपने यहाँ चमक रहे हैं, तो इस पर जो भी जगह है यहाँ पर पूरे देश के नक्शे में जहाँ जो स्थान इस 0 डिग्री पे है वहाँ पर हर जगह क्या होगी, दोपहर होगी ना, क्योंकि अक्षांशों पर एक जैसा ही मौसम सब पे सॉरी देशांतर पे एक जैसा ही होगा, ठीक है ना, एक जैसा ही वहाँ पर चलता है, ठीक है। वापस पीछे आ जाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सभी स्थानों पर फिर वहाँ पर दोपहर वो होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। चलें आगे, बताऊं कैसे। ये ग्रीनविच है 0 डिग्री, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, हाँ जी, पश्चिम से वो पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ आएगा, सूर्य आएगा सबसे पहले पूर्व की तरफ। तो इस ये वाला समय जो होगा ना, ये वाला समय वो होगा आगे, और ये वाला समय जो होगा वो होगा हमसे पीछे। मान लो यहाँ पर अगर 6 बजे हो ना और ये हमसे जिस डिग्री से पीछे हैं तो यहाँ पर टाइम आगे आगे बढ़ता जाएगा, 7 8 9 सॉरी, यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ 5 बजे होंगे, फिर यहाँ 4, यहाँ 3 बजे होंगे, यहाँ 2 बजे होंगे, यहाँ 1 ही बजे होगा, है ना। इस प्रकार से पीछे पीछे वो होता जाता है, क्योंकि सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलेगा, पूर्व में निकलेगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। हाँ जी, ये हमने देख लिया। फिर यहाँ क्या लिखा है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। यानी अपनी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे लेती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है ना, पूरा अपना एक घूम जाती है, पूरे अक्ष पर अपने अक्ष पर पूरा वो अपना एक चक्कर लगा लेती है, पूरी घूम जाती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी,
निकालना तो आता होगा। 360 डिवाइडेड बाई 24 तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाएगी। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी, तो 4 मिनट के अंदर अंदर वो 1 डिग्री घूम जाएगी। यानी 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। अब हम क्या करेंगे, जब जब हमें देशांतर की डिग्री दे रखी होगी, कितने देशांतर है, तो उसमें हम 4 के हिसाब से हिसाब लगा के हम उसका समय ज्ञात कर लेंगे। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे कि 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमते हैं। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा। तो 15 डिग्री पूर्व की बात कर रहे हैं ना, तो 15 डिग्री मतलब 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट। तो 15 डिग्री में कितना मिनट होगा, 4 मिनट 60 मिनट, यानी 1 घंटा वो हमसे पूर्व में ऑलरेडी आगे होगा। तो वहाँ पर कितना बजा होगा, 12 बजते हैं, तो वहाँ पर 1 घंटा होगा, तो वहाँ पर 1 बजा होगा, क्योंकि समय आगे होता है पूर्व में और पश्चिम में क्या होता है, पीछे होता है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो वहीं वहाँ पर कितना बजा होगा, 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 11 बजे होंगे वहाँ पर, ठीक है। और इस प्रकार जब ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्य रात्रि, आधी रात वहाँ पर हो रही होगी, क्योंकि एकदम उसके पीछे उल्टा वो है, ठीक है। किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश से अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो एक जो देशांतर है ना, ये वाला देशांतर, इस पर सबका समय एक समान होगा, है ना। और हम मानक समय क्यों मानते हैं, मानक समय मानने का ये है कि हम एक जैसा समय जो है वो देख पाएँ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। भारत में गुजरात का जो द्वारका है, असम का जो डिब्रूगढ़ है, वहाँ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामांतर के स्थानीय समय को हम देश का अपना एक मानक समय मान लें कि हाँ, ये वाला समय जो है बीच से गुजरने वाली किसी रेखा को मान लें कि ये अपना मानक समय है। तो फिर उस मानक समय के हिसाब से सब अपना टाइम देख लेंगे। इसलिए अगर हम देखें तो द्वारका में भी 12 बजे, और अगर हम देखें आसाम में भी एक टाइम मान लेंगे कि हाँ भाई 12 बजे हैं, भले उधर सूर्य जल्दी निकल जाता है। तो अपने यहाँ का मानक यामांतर क्या है, 82.5 डिग्री, है ना। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, यूपीएससी में तो खैर नहीं पूछेगा, पर ये अगर पीसीएस वगैरह में, एसएससी वगैरह में तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, पर आपको पता तो होना ही चाहिए। पर यूपीएससी में क्या पूछा जा सकता है ये मैं बता दूंगा आपको, और ये आपसे मैं सवाल भी आज करने वाला हूँ। हाँ जी, अपनी यामांतर रेखा क्या है, अपनी यामांतर है मीन यामांतर, जो अपनी जो है प्रधान यामांतर, अपनी यामांतर रेखा जो है ना, मानक यामांतर, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपका क्वेश्चन ये है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ना। अपनी मानक यामांतर भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। विद्या माता की कसम है, ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है जाके, तभी आपको याद होएगा। मैं तो कल आपको बता दूंगा, आप अगर कोशिश नहीं करोगे तो फिर आपको ये याद ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना। कबीर भोपाल के एक निकट छोटे से नगर में रहता है, वह अपने मित्र आलोक से कहता है रात में बाथरूम सो नहीं पाएंगे, वही सब समय है। तो समय की गणना सीखना करना आप सीख गए कि नहीं सीख गए। आपको 2 अक्षांशों के बीच में दे दे और आपको वो समय की गणना करने को बोल दे, तो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में, अगर एक अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी बनाना चाहे, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड, आपको बोल दे कि एक तो है, आपको बोल दे कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, एक जगह का नाम दे। यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाएगी, आसाम, एक मित्र एक्स आसाम में है और उसका वो उसको बोल देगी, मान लो वो आपको ऐसा कह देगा कि आसाम में है और वो आपका 90 डिग्री देशांतर पर है और भारत के प्रधान यामांतर पर बैठा उसका वह एक वही दोस्त है। तो इन दोनों के बीच में समय का फर्क कितना है,
फ़र्क कितना है, ये आपसे बता दे सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक देखना पड़ेगा x कहाँ बैठा है 90 डिग्री पे, y कहाँ बैठा है प्रधान्य में, तो अपनी जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा कितनी है अपनी 82.5 डिग्री। तो आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे, कितने डिग्री का अंतर हुआ, 82 में से 90 गया तो 82 और 8 90 होते हैं, तो कितना जाएगा 7.5 डिग्री है ना, 82 7 88, हाँ 7.5 डिग्री। अब हमने देखा था 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री में कितना होता है 4 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ कितने हैं 7.5 डिग्री, तो सबसे पहले हम 7 डिग्री का निकालेंगे, तो 7 गुणा 4 करेंगे, 7 चौके 28 मिनट। फिर आधा डिग्री का कितना होगा 2 मिनट है ना, तो 30 मिनट। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है समय का, 30 मिनट का इनके बीच में अंतर है। इस प्रकार से समय की गणना करने के क्वेश्चन भी आप पूछे जा सकते हैं और आपको पता ये होने चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हम कर लेते हैं यहीं समाप्त, ठीक है जी। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई सलाह लेनी हो या देनी हो तो आप हमें कमेंट करते रहिए, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।